नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम देखने वाले हैं मूवी जिनका नाम आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो। शुरुआत में हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी अपने दोस्त के साथ कंप्लेंट लिखाने के लिए आया हुआ है, वो भी डॉक्टर के खिलाफ। तो यहाँ पर मूर्ति नाम के एक पुलिस वाले को बताता है कि सर, मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब थी और वो हमारे बच्चे को जन्म देने वाली थी, मगर हॉस्पिटल जाने पर वहाँ पर डॉक्टर ही नहीं थी। तो पूरे 4 घंटों के बाद वहाँ पर आई और उनकी लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई। इस कारण से मैंने डॉक्टर पर हाथ भी उठाया, उन पर केस करके उनको सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। अब वो डॉक्टर भी अपने वकील के साथ वहाँ पर मौजूद होती है, जो कि इस केस को रफा दफा करवाने के लिए 15 लाख रुपए तक देने को तैयार थी। डॉक्टर का ऑफर जानने के बाद मूर्ति उस आदमी से कहता है कि तुमने डॉक्टर पर हाथ उठा दिया, सजा तो तुम्हें मिलेगी, इसीलिए डॉक्टर तुम्हें 2-3 लाख रुपए दे देगी। इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो, कोई भी केस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो आदमी मूर्ति से साफ मना कर देता है कि चाहे जो भी हो, मैंने अपनी बेटी को खोया है, उनकी जान की कीमत चंद पैसे नहीं हो सकती, इसलिए मैं कोई भी केस वापस नहीं लूंगा। अब उसका केस वापस न लेने पर मूर्ति ये सारी बात जाकर एसआई भाषा को बता देता है, जो कि ये सुनते ही कि डॉक्टर 15 लाख रुपए देने को तैयार है, तो वो उस आदमी को जाकर बुरी तरह से मारने लग जाता है। भाषा उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उस आदमी की हालत देखकर मूर्ति भाषा से पूछता है कि आखिर ये मर गया, तो भाषा जवाब देता है कि अगर ये मर गया तो उसे ठिकाने लगा देना, कि वैसे भी हमारे पुलिस स्टेशन के चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सीन चेंज होता है, गौतम नाम का एक आदमी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी गौतम की माँ उसको फोन करती है। गौतम किसी बात की चिंता में होता है। गौतम की एक आदत ये भी है कि जब भी वो टेंशन में होता है ना, तो वो हकलाकर बोलने लगता है। वो फोन पर अपनी माँ से हकलाकर बात कर रहा होता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा सब कुछ तो ठीक है ना, तो क्या हो गया। तो गौतम जवाब देता है कि सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा काम का प्रेशर है। इसी बीच गौतम बात करते हुए अचानक से एक बाइक वाले को ठोक देता है, क्योंकि अचानक से गौतम की गाड़ी के सामने आ गया था। गौतम जल्दी से बाहर निकल कर देखता है तो बाद में जिसका गौतम ने एक्सीडेंट कर दिया था वो मर गया था। गौतम जल्दी से बाहर निकलकर उस आदमी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी कार की डिग्गी में उसे उठाकर डाल देता है, साथ ही उस आदमी की बाइक को भी छिपा देता है। फिर गौतम जल्दी से उस आदमी की लाश को एक पहाड़ की चोटी पर नीचे फेंकने के लिए एक जगह पर जाता है, जहाँ पर एक आदमी होता है जो गौतम से सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगता है। गौतम उसकी सिगरेट लाइटर से जलाता है, तभी वो आदमी देखता है कि गौतम की शर्ट पर खून लगा हुआ है। ये देखकर गौतम उससे इस बारे में पूछता है। इतना पूछते ही गौतम वहां से उल्टे पांव कार में बैठकर भाग जाता है। इसी बीच पुलिस चेक पोस्ट पर हम भाषा को देखते हैं, तो दूसरी ओर हम गौतम को एक दूसरे चेक पोस्ट को देखकर सबसे पहले अपनी शर्ट बदलता है वो। फिर वो चेक पोस्ट पुलिस वालों को चकमा देकर तेज रफ्तार में वहां से भाग निकलता है। इसके पीछे एक पुलिस वाला बाइक का पीछा कर रहा था। इधर गौतम के कार के निकलने की खबर भाषा वाले चेक पोस्ट पर पहुंचती है, तो भाषा खुद बैरिकेडिंग के बीच में लगा देता है, गौतम के कार के इंतजार करने लगता है। और जब गौतम यहाँ पहुंचता है तो उसे गाड़ी न चाहते हुए भी रोकनी पड़ती है। गौतम पुलिस वालों के कहने पर कहता है कि मैंने दारू पी रखी थी, इसलिए मैं डर गया था और गाड़ी नहीं रोकी। अब गौतम को भाषा के सामने लाया जाता है। भाषा गौतम की गाड़ी चेक करने का ऑर्डर देता है और अब गौतम की पोल खुलने वाली होती है। गौतम भाषा से ऐसा न करने की रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट करते हुए हकलाने भी लग जाता है, साथ ही भाषा का कॉलर पकड़ लेता है। इस दौरान पुलिस वाला गौतम की गाड़ी चेक करने जा रहा था। जैसे ही डिग्गी खोलने जा रहा होता है, तभी गौतम उसे ऐसा करने से रोकने के लिए भाषा की गाल पर जोर का तमाचा जड़ देता है। हालांकि अगले ही पल भाषा से हाथ जोड़कर वो सॉरी भी कहता है, मगर भाषा को गुस्सा दिलाने के लिए इतना काफी था। वो तुरंत ही गौतम को पुलिस की गाड़ी में बिठाता है और जो पुलिस वाला गौतम की गाड़ी चेक कर रहा था उसे उसकी गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंचाने के लिए कह देता है। अगले ही पल में ये सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, जहां पर भाषा तुरंत गौतम को बुरी तरह मारने लग जाता है। ऐसा करने से मूर्ति आकर रोकता है और गौतम को लॉकअप के पास एक बेंच पर बैठा देता है। भाषा के लिए ये तो शर्म की बात है कि गौतम ने उसे थप्पड़ मारा। वह तो गौतम को ड्रग्स के केस में फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में ड्रग्स रखने का प्लान करता है, मगर फिर उसे मूर्ति रोक लेता है। फिर भाषा गुस्से में आकर गौतम को बेंच से नीचे जमीन पर बैठने के लिए कहता है। गौतम चुपचाप बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही नागराज को फोन के जरिए पता चलता है कि पास ही में एक लड़की की लाश मिली है, तो वो जल्दी से उस लाश को देखने क्राइम स्पॉट पहुंचा है।
नागराज लाश को अच्छे से देखने के बाद बताता है कि किसी ने इस लड़की पर कई बार चाकू से हमला किया है। फिर उसके गले पर निशान से ये साफ होता है कि इसने कोई चैन पहनी हुई थी, इसलिए किसी ने छीन कर निकाला, इसी वजह से निशान इस पर पड़ा है। लड़की के पर्स में मिले आधार कार्ड से लड़की का नाम नागराज को पता चल जाता है, जो होता है निवेदिता। और साथ ही इस लड़की को रात के 10 से 10:30 के आसपास ही मारा गया था। अब लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाया जाता है तो अचानक से नागराज के हाथ से लड़की का हाथ टकरा जाता है और इस पॉइंट पर हम नागराज के चेहरे पर थोड़ा सा अजीब सा भाव देखते हैं। आगे नागराज एसपी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहीं जाकर बासा गौतम को लेकर आया था। गौतम को देखकर नागराज उसके बारे में पूछते हैं तो उसे कांस्टेबल से पता चलता है कि गौतम ने भाषा को थप्पड़ मारा था। और ये सुनते ही नागराज खुश होकर गौतम को बेंच पर बैठने के लिए कह देता है, जो बात भाषा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाषा नागराज का जूनियर था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एसपी नागराज से कहते हैं कि इस लड़की को किसने मारा इसका पता तुम सुबह होने से पहले लगाओ और इसके कातिल को पकड़ो। साथ ही साथ कल हमें गांव वालों के सामने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी करना है। तो ये प्रोग्राम उस बच्चे की वजह से है जिसकी मौत पिछली रात पहाड़ी से गिरकर हो गई थी। ये कहकर एसपी चले जाते हैं और नागराज से निवेदिता के माता पिता को पुलिस स्टेशन बुलाने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि निवेदिता अपने घर पर नहीं बल्कि माता पिता से अलग बाहर किराए पर रह रही थी। साथ ही नागराज रास्ते में पड़ने वाले सीसीटीवी कैमरों को चेक करने के लिए भी कह देता है और इस इलाके में जो लोकल गुंडे थे उनसे भी पूछताछ करने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद निवेदिता के माता पिता पुलिस स्टेशन आ जाते हैं, जिनके पूछने पर उन्हें बताया नहीं जाता कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। इस दौरान एक अजीब चीज होते हुए हम देख रहे हैं। गौतम जैसे ही निवेदिता के माता पिता को देखता है वो चुपचाप उठकर पीछे के रास्ते से बाहर आ जाता है। निवेदिता के माता पिता से अलग अलग कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि घर में अलग बाहर क्यों रह रही थी। इस पर निवेदिता के पिता बताते हैं कि मैंने अपनी मेहनत से अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया जिससे वो अच्छी नौकरी कर सकती थी, लेकिन उसने समाज सेवा का रास्ता चुना और छोटे छोटे बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देने लगी। इसीलिए एक दिन मैंने उस पर हाथ उठा दिया और वो घर से चली गई। यहाँ तक कि निवेदिता की माँ उसे लेने भी गई पर वो नहीं आई। बल्कि उस दौरान निवेदिता को जब एक बच्ची के बारे में पता चला कि उस रोड पर गाड़ियाँ या साधन न होने की वजह से निवेदिता के पास पढ़ने नहीं आ सकती, तो उसने अपने कंगन बेचकर 10 मोबाइल फोन खरीद कर ऐसे बच्चों को बांट दिया ताकि वो ऑनलाइन पढ़ा पाए। और तब निवेदिता के पिता को उनकी बेटी की मौत का पता चल जाता है तो वे दोनों वहीं स्टेशन में रोने लगते हैं, जिनकी हालत देखकर नागराज विकास नाम के पुलिस वाले से दोनों को घर छोड़ने को बोल देता है। अभी इसी दौरान बासा देखता है कि गौतम अपनी जगह पर नहीं है, तो वो पीछे के रास्ते से जाकर देखता है जहाँ उसे पता चलता है कि गौतम वॉशरूम में है, जिसे बासा तुरंत बाहर निकालने के लिए कहता है। गौतम भी निवेदिता के माता पिता के जाते ही बाहर निकल आता है और उसे दोबारा से बासा ले जाकर उसी जगह पर बैठा देता है। बासा की ये स्थिति देखकर नागराज उसे और तंग करने के लिए चाय लाने को कह देता है और जब बासा चाय लेकर आता है तो उसे चाय को नागराज बासा से गौतम को देने के लिए कहता है। ये चीज भी बासा को न चाहते हुए करनी पड़ती है। अब गौतम कहीं भी भाग न जाए तो बासा जाकर गौतम के गाड़ी के चारों टायर पंचर कर देता है, जिसकी डिग्गी से खून लीक कर रहा होता है। फिलहाल दूसरी तरफ सीसीटीवी और लोकल गुंडों की मदद से पुलिस पता चल जाता है निवेदिता को शायद बालो नाम के एक गुंडे ने मारा होगा, क्योंकि सीसीटीवी में साफ साफ बालो के हाथ में निवेदिता की गोल्ड चेन होती है। वही इसी दौरान हम वही चेन गौतम के पास भी देखते हैं और इससे वो घूस की तरह इस्तेमाल करते हुए मूर्ति से 2 मिनट के लिए एक कॉल करने के लिए फोन मांगता है। इस पॉइंट पर मूर्ति उसे फोन भी दे देता है और गौतम अपने फोन से तुरंत बदलकर मूर्ति को वापस कर देता है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है, तो बस इस कहानी के साथ आप बने रहिएगा। अब सीसीटीवी में बालू दिखाई दिया, लेकिन आगे 2-3 सीसीटीवी कैमरा के बाद वो कहाँ गया इसका कुछ पता नहीं चला, क्योंकि रोड के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सभी कंफ्यूजन में थे कि वो कहाँ गया। 2 पुलिस वालों बालू को खोजने निकल जाते हैं, जिस दौरान उन्हें रोड पर बालू की चप्पल मिलती है जो शायद गौतम से छूट गई थी। अब इस चप्पल को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहां पर बालू की बीवी और बच्चे को बुलाया गया था ताकि उसके पति के बारे में उनसे जांच कर ली जाए। लेकिन चंपल को बालू का बेटा पहचान लेता है कि ये तो मेरे पापा की चंपल है। उसे खून से सना हुआ देखकर बालू की बीवी अपने पति के बारे में पूछते हुए रोने लग जाती है। दूसरी ओर पुलिस को बालू के एक्सीडेंट के निशान मिलते हैं, जैसे खून पर लगे टायर्स, मार्क्स
जो कि बाइक के कार के होते हैं। अब सारे निशानों को देखकर पुलिस अंदाजा लगा लेते हैं कि बालों का किसी कार से एक्सीडेंट हुआ था और फिर उसकी लाश को कार की डिग्गी में भी डाला गया था। पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर बालों को बचाने के लिए कार वाले ने उसको रखा है तो खून के निशान बूंद में होते। गाड़ी के लेफ्ट साइड की हेडलाइट के टूटे हुए टुकड़े पुलिस को मिल जाते हैं और ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसी गाड़ी की पुलिस खोज करे जिनका हेडलाइट टूटा हुआ है लेफ्ट वाला। और ये सारी खबर वॉकी टॉकी के जरिए गौतम को भी पता चल जाती है, जो कि पुलिस स्टेशन में ही होता है। वहीं वारदात वाली जगह पर भाषा और नागराज भी पहुंच गए होते हैं। इधर गौतम अपनी कार अनलकी बोलकर तोड़ने लग जाता है। ये देखकर सारे पुलिस वाले उसे रोक देते हैं, मगर गौतम यहाँ तो अपना बचाव कर लिया था और कब तक करेगा, क्योंकि अगले सीन में हमें पता चलता है कि बालू का एक्सीडेंट हुआ था, वहां से एक वॉलेट मिला है जो किसी और का नहीं बल्कि गौतम का है। उस वॉलेट को भाषा ने बरामद किया था। तो नागराज को लगता है कि भाषा ने ऐसा गौतम से अपना बदला लेने के लिए किया है। वो बस किसी तरह से केस से गौतम को फंसाना चाहता है, ये लगता है नागराज को। इसीलिए भाषा की बात पर नागराज बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बल्कि भाषा को बीच रास्ते में छोड़कर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में गौतम देखता है कि उसकी गाड़ी से लीक खून की वजह से वहां पैरों के निशान बन गए, मतलब कुछ लोग उस जगह से चलकर आए होंगे, इस वजह से खून के निशान चारों ओर होते हैं। तभी वहां पर गौतम नागराज को आते हुए देख लेता है, जिसको देखते ही गौतम वहां पर रखे पानी को गिरा देता है और मिर्गी का दौरा पड़ने का एक तरह से नाटक करता है। उसकी ये हालत नागराज और बाकी पुलिस वालों से देखी नहीं गई, तो वह उसे संभालते हैं और पानी गिरने की वजह से सारा खून साफ हो गया था। एक पुलिस वाला कहता है कि इसे ऐसे ही रहने दो, अभी ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही गौतम खुद नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है और उसने ये मुसीबत तो टाल दी थी। दोस्तों, इसी बीच एक कांस्टेबल उस पानी को साफ करते हुए देखती है कि एक जगह थोड़ा सा खून रह गया था, मगर इसके लिए भी गौतम ने सोच के रखा हुआ था। उसने मिर्गी का दौरा पड़ने से पहले, नाटक करने से पहले अपने पैर पर कील ठोक दिया था। तो ये देखकर कांस्टेबल इस खून को नजरअंदाज कर देती है। साथ ही गौतम की हालत देखकर नागराज सुंदरा नाम के पुलिस वाले से उसे छोड़ने के लिए कह देता है और कहता है कि भाषा के पागलपन की वजह से हम इसे यहाँ पर नहीं रख सकते, अगर कुछ हो गया हो तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इस ऑर्डर के मिलते ही सुंदरम और मूर्ति गौतम को जाने के लिए कह देते हैं। इसके बदले में गौतम से 25,000 रुपए की डिमांड करते हैं ये कांस्टेबल। अब इतने पैसे तो उसके पास नहीं थे और गौतम यूपीआई भी नहीं कर सकता। हिस्ट्री में देखा जाएगा गौतम ने किसी से पैसा दिया है, क्योंकि वो तो एक घूस थी, तो वो नहीं कर सकता था। इसलिए सुंदरा कहता है कि एटीएम से निकाल कर ला। गौतम जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, मगर उसकी गाड़ी को भाषा ने पहले ही पंचर कर दिया था। सुंदर गौतम को अपनी बाइक देता है पैसे लाने के लिए। गौतम जल्दी से पहुंचता है एटीएम। और दोस्तों, आपको याद होगा गौतम ने मूर्ति को निवेथा के गोल्ड चेन देकर कुछ देर के लिए फोन मांगा था। उस फोन को गौतम ने अपने फोन से बदल दिया था, वो फोन निवेथा का ही था, हालांकि अभी उसके पास है। एटीएम पहुंचते ही गौतम ने फोन ऑन कर देता है, जिससे कुछ ऑडियो वीडियो वो भाषा को भेजता है। अब भाषा इस अननोन नंबर से आए वीडियो और ऑडियो को देखता है, वो सुनता है तो वो थोड़ा हैरान भी होता है। दोस्तों, उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है। जल्दी से वो कांस्टेबल को कॉल करके बोलता है। इधर निवेदा का फोन ट्रैकिंग पर लगा था, जिसके ऑन होते ही तुरंत ये खबर नागराज को मिल जाती है और ये नागराज के पुलिस स्टेशन के एरिया में ऑन हुआ था, इसलिए नागराज फोन को ट्रैक करने के लिए कहता है। इसके बाद वो तुरंत फोन की लोकेशन में चलने लगता है और उसका सामना होता है गौतम से, जिससे जब नागराज देखता है तो काफी हैरान होता है और वो गाड़ी ब्रेक करने के लिए कहता है। उसको देखकर गौतम भी भागने के बजाय सीधा चल रहा होता है, जिसके पुलिस स्टेशन में आते ही नागराज उसे हथकड़ी लगाकर एक जगह बांध देता है। साथ ही उसका फोन भी लेता है जो निवेथा का था। अब नागराज पुलिस स्टेशन से बालों की वाइफ और बच्चे बाकी सभी पुलिस वालों को किसी न किसी बहाने से बाहर भेज देता है और फिर सभी के जाने के बाद नागराज गौतम की गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो बालों की लाश होती है। फिर वो जल्दी से अंदर आता है और गौतम को अकेले में कहता है कि देखो, मुझे पता है तुमने गलती से बालों का एक्सीडेंट कर दिया है, लेकिन तुम्हारे पास निवेथा का फोन है, मुझे चाहिए, बाकी मैं इस केस को तुम्हारा नाम निकाल दूंगा। अब पहले तो गौतम कहता है कि मेरे पास बालों का फोन नहीं है और फिर वो केस का नाम निकालने की बात सुनकर गौतम ने जो निवेथा का फोन साथ बदला था वही फोन ड्रॉ से निकाल कर वो नागराज को दे देता है, जिसमें उसने वॉलपेपर भी निवेथा का लगा दिया था और ये सारा काम उसने फोन
बदलने से पहले किया था, ताकि मूर्ति को फोन बदले जाने का पता ही न चले। नागराज तुरंत स्टेशन से सुंदरम को बुलाता है और उसे लिखने के लिए कहता है कि बालू ने चेन के लिए निवेथा को मारा और फिर वहां से भागते वक्त वो गौतम की गाड़ी से टकरा गया, जिससे उसकी मौत होगी और बालू की लाश अब उस गाड़ी की डिग्गी में है जो गौतम की है। अब अपना नाम सुनकर गौतम नागराज से कहता है कि सर, आपने तो कहा था कि मेरा इस केस में नाम आप निकाल दोगे, तो ये सब क्या है? नागराज कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी प्रमोशन चाहिए। इतना कहकर गौतम को लॉकअप के अंदर बंद कर देता है। सुबह होते ही पुलिस स्टेशन में एंट्री होती है इंस्पेक्टर अर्जुन की, जो कि नागराज से ऊपर की पोजीशन पर है, जो कि बालू की लाश और गौतम को देखने के बाद मीडिया को बुलाने के लिए कहता है। जिसके बाद पुलिस स्टेशन के बाहर प्रेस वालों का जमावड़ा देख पाते हैं, जहां पर अर्जुन इस केस की जानकारी प्रेस को दे रहा होता है। ठीक उसी वक्त वहां पर भाषा पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है और कंप्यूटर पर कोई चीज चेक करता है। इसी बीच गौतम गाड़ी की डिग्गी में जो लाश पड़ी होती है वो दिखाने वाला होता है। तभी अचानक से गौतम मौका देकर गाड़ी की डिग्गी से प्रेस वालों के सामने खुलने से पहले बालों के मोबाइल को निकाल कर दिखाने लग जाता है, जो कि उसने पुलिस वाले की बाइक के साइड बैग में छुपाया हुआ था। अब ये फोन तो गौतम ने पिछली रात छुपा दिया था, क्योंकि इस फोन में ऐसे सबूत है जिससे साबित हो जाएगा कि जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह से नागराज का हाथ था, उस पुलिस वाले का। वो जोर जोर से चिल्लाकर प्रेस वालों से कहता है कि ये लोग मुझे जानबूझकर इस केस में फंसा रहे हैं। नागराज तभी जल्दी से गौतम के हाथ से मोबाइल छीन लेता है, लेकिन उस मोबाइल को उससे अर्जुन छीन लेता है और गुस्से में जाकर गौतम के साथ नागराज को भी लॉकअप में बंद कर देता है, जो चीज देखकर अब भाषा को खुशी होती है। इस पॉइंट पर दोस्तों हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसपे निवेथा वीडियो कॉल के जरिए एक चाय वाले की बच्ची को पढ़ा रही थी। उसी दौरान उस बच्ची की बड़ी बहन जब कुछ फलों को टोकरी में रख रही होती है, तब उसे एक फल रोड पर चला जाता है और वो बच्ची जो निवेथा की क्लास अटेंड कर रही थी, मोबाइल को सीधा रखकर उस फल को उठाने जाती है। ठीक उसी वक्त अचानक से उस बच्ची का एक तेज रफ्तार गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और सिर्फ बच्ची ही नहीं बल्कि वो गाड़ी वाला नशे में धुत होकर उस बच्ची को घसीटते हुए काफी दूर तक ले कर जाता है, जिससे उनके माता पिता और बहन उसका पीछा कर रहे थे। अपनी बेटी की हालत देखकर उसके माता पिता और बहन रोने लग जाते हैं और जब गाड़ी के ड्राइवर को पता लगता है तब वो बोलता है कि मुझसे एक बच्ची की मौत हो गई, ये गाड़ी वाला नशे में धुत आदमी कोई और नहीं बल्कि ऐसा ही नागराज ही था। हालांकि नागराज बच्ची के परिवार वालों को धमका कर कह देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं ऐसे ही तुम्हारी बड़ी बेटी को मार डालूंगा और मैं पुलिस वाला हूं तो तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस दोस्तों, नागराज की इस धमकी की वजह से वो सारे अपने मुंह हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं। हालांकि जब निवेथा उस बच्ची का वीडियो कॉल में पढ़ा रही थी तो सारा इंसिडेंट उसके फोन में रिकॉर्ड हो गया था, इसलिए उसने नागराज के खिलाफ आवाज उठाने की सोची। ये सारी बातें बालों को पता चल गई थी, जिससे नागराज ने बच्ची के परिवार पर नजर रखने के लिए बोला था बालू को। यहाँ सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ लॉकअप में गौतम रिवील करता है कि नागराज से कहता है कि तुमने बालू से एक मासूम लड़की का मर्डर करवाया और उसके बाद उस बालू का खून हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है सर, है ना, बल्कि मैंने खुद बालू को मारा। यहाँ दिखाया जाता है कि टक्कर मारने के बाद गौतम ने ही अपने हाथों से बालू को कैसे मारा। साथ ही साथ गौतम ये भी बताता है कि तुमने बालू से कहा था कि अगर तुमने इस लड़की को यानी निवेथा को मेरे लिए जान से मार दिया तो मैं तुम्हारे खिलाफ सभी क्रिमिनल केस मिटा दूंगा, कहा था ना। तो दोस्तों, इस बात की रिकॉर्डिंग बालू ने उस समय अपने फोन में रखे हुए थे, जिसमें बालू के फोन से गौतम ने भाषा को भेज दिया था, जो कि भाषा बच्ची की मौत वाले वीडियो के साथ इंस्पेक्टर अर्जुन को दिखाता है। बालू को मारने के बाद गौतम जानबूझकर पुलिस से अरेस्ट हुआ, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी खेल को जीतने के लिए अपने विरोधी के सामने ही खेलना पड़ता है। और इस तरह गौतम पुलिस स्टेशन आ गया और वॉकी टॉकी की बातें सुनकर भाषा और नागराज की नोक झोंक तक सब कुछ उसने देखा और अपनी फिर चाल चली। अब नागराज फंस चुका था और दोस्तों यहाँ तक कि भाषा ये भी कह देता है कि रात में नागराज ने पूरा स्टेशन खाली भी किया था, सभी लोगों को बाहर भेज दिया था ताकि गौतम की गाड़ी में बॉडी रख पाए और फिर गौतम को फंसा दे। अब इंस्पेक्टर अर्जुन सारे प्रेस वालों को समझाकर उन सब के मेमोरी कार्ड ले लेता है ताकि ये बात बाहर न जाए। फिर नागराज को बाहर निकालकर एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। इस पॉइंट पर नागराज कहता है कि मैंने उस बच्ची को मारा है, साथ ही उसकी बॉडी भी पहाड़ से नीचे फेंकी है, उसकी मौत का हादसा बनाकर
केस फाइल बंद कर दी है, मगर बालों को मैंने नहीं मारा बल्कि उसे गौतम ने मारा। आप चाहे भाषा से पूछ लीजिए, उसे वहां पर गौतम का पर्स भी मिला था। इस पर भाषा कहता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुमने तो बोला था गौतम से थप्पड़ मारने की वजह से बदला ले रहा हूँ। इसी बीच दोस्तों टीवी पर वह वाली वीडियो चलने लग जाती है जिसमें मीडिया के सामने नागराज की सच्चाइयों को गौतम ने बता दिया था, और इस वीडियो को एक प्रेस वाले ने पुलिस को नहीं दिया था, उसने पहले इसे कॉपी कर लिया था। अब ये मैटर एसपी तक पहुंच जाता है, जो कि अर्जुन को कॉल करता है कि जिससे अर्जुन कहता है कि सर गौतम ने कुछ नहीं किया, उसे हम छोड़ रहे हैं और हमने ऐसा ही नागराज को अरेस्ट कर लिया है क्योंकि इन सब के पीछे वो था। यहाँ दोस्तों भाषा नागराज को चिढ़ाते हुए एक बढ़िया वाली स्माइल देता है, साथ ही अर्जुन के कहने पर वो गौतम को छोड़ देता है, जिस पर गौतम भाषा को थप्पड़ मारने के लिए सॉरी बोलता है। भाषा जवाब देता है कि क्या तुम्हारा सॉरी इस थप्पड़ को मुझे भुला देगा, फिलहाल अभी तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। गौतम चुपचाप वहां से चला जाता है और गौतम जब जा रहा होता है तब ये रिवील होता है कि असल में निवेथा गौतम की छोटी बहन थी। गौतम को उस छोटी बच्ची की मौत के बारे में निवेथा ने बताया था, साथ ही उसने गौतम को मिलने बुलाया था ताकि दोनों मिलकर एसपी ऑफिस जा पाए। और जब गौतम जा रहा था तब बालो निवेथा का पीछा कर रहा था, इसलिए तुरंत गौतम को वीडियो कॉल लगाई, सब कुछ उसने बता दिया। गौतम वीडियो देखने के अलावा क्या कर सकता था, क्योंकि इसी पॉइंट पर बालू उसे मारकर उसकी जान ले लेता है, जिसका वीडियो निवेथा के फोन में गौतम ने देख लिया था। और फिर गौतम ने तेजी से निवेथा के फोन की लोकेशन की तरफ अपनी गाड़ी भगाई, क्योंकि निवेथा ने गौतम को अपनी लाइव लोकेशन शेयर की थी। निवेथा को मारने के बाद बालो उसकी गोल्ड चेन और उसका फोन उठा लिया था, जिस कारण से फोन लोकेशन ऑन रह गई और गौतम ने तुरंत बालो को एक जोरदार टक्कर मारी, फिर उतरकर उसका खेल अपने हाथों से खत्म कर दिया ताकि उसकी बहन का इंसाफ मिल पाए, साथ ही उसका बदला पूरा हो जाए। गौतम फिर अपनी बहन की लाश लेने के लिए मुर्दाघर जाता है। भगवान की कैसी रचना है, वो याद करता है कि एक दिन जब बहन का जन्म हुआ तो उसने लेने वो हॉस्पिटल गया था और आज मुर्दाघर जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।